नमस्कारम। कैसे हैं आप सभी? माफ़ करना भाई, 3 से 4 दिन का जीएस सेक्शन में गैप हो जाता है, लेकिन मैंने आपको इतना जीएस करा दिया है कि वो सफिशिएंट है। और जैसे एग्ज़ाम की प्रीलिम्स की भी डेट आएगी ना आपकी, चाहे वो जीआईसी की हो, चाहे वो यूपी पीसीएस जीडीसी की हो, बाकी और जिनमें जीएस एग्ज़ाम्स की नीड होती है उनकी हो, उतना कर लेंगे ना वो सफिशिएंट है। ठीक है? और जैसे में एग्ज़ाम की डेट आएगी ना, तब तक तो पूरा का पूरा कोर्स भी हो चुका होगा। तो प्लेलिस्ट आप देखते रहना, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप काम की हैं। आपके आप पढ़ो तो सही लेकिन। ओके? तो मैंने महाजनपद काल जो स्टार्ट किया था आपको, एनिसेंट इंडिया जो प्राचीन भारत की जो सीरीज़ चल रही है हमारी, मैं थोड़े से 1-2 दिन में उसकी सीरीज़ में डालता हूँ, ठीक है? अच्छा, तो मैंने थोड़ा-सा आपको महाजनपद के बारे में बताया था ब्रीफली, 10 से 11 मिनट की वीडियो थी वो। फर्स्ट पार्ट था और उसी में मैंने मगध साम्राज्य में जो देखो मगध साम्राज्य में ना 6 वंश हुए हैं। ऑर्डरली क्रम से हैं ये जो लिखे हुए हैं मैंने। हर्यक वंश है, शशनाग वंश है, नंद वंश है, मौर्य वंश है, शुंग वंश और कण्व वंश है। तो पहली बात तो पहला क्वेश्चन तो आपको यहीं से बन जाता है, वो क्रम से पूछता है एग्जामिनर यहीं से बना के। ठीक है कि क्रम क्या है भाई, उल्टा-सीधा रख देगा किसी भी वंश को और सीधा पूछ लेगा। ठीक है? अच्छा, तो फर्स्ट वीडियो में मैंने महाजनपद के साथ में आपको हर्यक वंश कंप्लीट करा दिया था। बात क्लियर है? ओके, उसके बाद में शशनाक, नंद, मौर्य, शुंग और कण्व, उसको हम पाँचों को आज आज पढ़ लेते हैं और उसके बाद में इसके 15 क्वेश्चन भी है वीडियो के लास्ट में। तो 20 से 22 मिनट की आज की वीडियो रहेगी। अच्छा, तो ऐसा तो नहीं है कि 15 क्वेश्चन ही बने, है ना? तो भाई ये आज क्लियर हो जाएगी, थ्योरी भी हो जाएगी और आपको 30 से 35% वाला जो क्वेश्चन जो एडवांस वाले हैं वो भी मिल जाएँगे। अच्छा, उसके बाद में इससे 30 से 40 क्वेश्चन और बनेंगे। ओके, मैं तीसरी सीरीज में वो पूरी की पूरी कंप्लीट करा दूंगा। तो पहले आप इन वंशों को पढ़ो, उनकी थ्योरीज को पढ़ो और इंपॉर्टेंट पॉइंट को मार्क कर लेना। बहुत जरूरी है भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट को मार्क कर लेना। ठीक है, चलो एक एक करके पढ़ते हैं। हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश आया? शिशुनाग वंश। देखो ये जो मगध साम्राज्य में 6 वंश हुए, मगध कहाँ है भाई? बिहार में है। ये कहाँ है मगध? ये बिहार में है। पहली बात तो क्योंकि मैंने फर्स्ट में आपको लोकेशंस बताई थी, अब इसीलिए तो मैंने पहला पार्ट बताया था वहां पे। ये कहाँ है? बिहार में। और बिहार भाई उस समय का बिहार थोड़ा-सा बड़ा था, बंगाल भी उसी में था। आज का बिहार थोड़ी ना है छोटा-सा टुकड़ा देख लो, उस समय का बिहार बहुत बड़ा था, ठीक है? अच्छा, तो बढ़ते हैं सुशनाग वंश, थोड़ा-सा हिस्ट्री देख लेते हैं कि भाई क्या है? जिसकी डेट आपको मुझे बतानी होगी, मैं उसकी डेट को बताऊँगा, उसकी डेट को याद भी करनी पड़ेगी, ठीक है? जिसको डेट को बस आपको देखना है थोड़ा सरसरी नज़र से, उस आइडिया से कि भाई सुशनाग वंश पहले तो बाद में था, इसलिए डेट आप थोड़ा-सा देख लेना। तो सुशनाग वंश क्या है? प्राचीन मगध जनपद का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। इस हर्यक वंश के बाद सत्ता सँभालता है और मगध को और शक्तिशाली बनाता है। ठीक है? ओके, अब बात करते हैं शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की? तो भैया हाँ, जो इस वंश का जो नाम है ना शिशुनाग वंश, तो इसके नाम पे ही जो राजा का नाम था शिशुनाग, इसी के आधार पर इस वंश का नामकरण हुआ। ओके, तो शिशुनाग पहले कहाँ था? काशी में ये राज्यपाल था। शिशुनाग कहाँ था पहले? काशी में राज्यपाल था और राज्यपाल को तब क्या कहते थे? अमात्य महामात्य कहते थे। ठीक है? चलो, बस इसका हम इतना ही जानेंगे। उसके बाद इसने शिशुनाग वंश की स्थापना की। तो फाउंडर आपको याद रखना है भाई, शिशुनाग वंश का फाउंडर कौन है? शिशुनाग है। ठीक है? ओके, उसके बाद इसने क्या किया कि भाई इसने अवंती को मगध में मिला लिया। क्या मिला लिया इसने? अवंती, जो उज्जैन में है ना, कटप्पा वाली माहेशमती, है ना? क्या मिला लिया उसने? अवंती को जैन मगध में मिला लिया। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन से मगध साम्राज्य के कौन से राजा ने हाँ, अवंती को मगध साम्राज्य में मिला लिया। आप याद रखेंगे इसको, किसने मिला लिया है? शिशुनाग ने मिला लिया है। ठीक है, उसके बाद इसने क्या, दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? इसने राजधानी राजगृह से हटा के कहाँ बनाई? वैशाली बनाई। तो भाई दूसरा क्वेश्चन भी ऐसा पूछा जाएगा कि कौन मगध साम्राज्य के शासक ने राजधानी राजगृह से हटाकर वैशाली बनाई? तो किसने बनाई भैया? शिशुनाग ने बनाई। तो 2 चीज़ें आप याद रखेंगे। कुछ-कुछ चीज़ें हैं, कुछ कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना है, बहुत ईज़िली है आप। ठीक है? चलो, उसके बाद इसका तीसरा राजा होता है शिशुनाग वंश का इम्पोर्टेंट राजा होता है कालाशोक।
इसको हम काकवर्ण भी बोलते हैं। ये इसको उपनाम भी याद रखना है, उपनाम भी याद रखने हैं, उपाधि भी याद रखनी है, और थोड़ा सा एक दो और जो काम किया है वो भी याद रखेंगे, ठीक है। तो कालाशोक है, कालाशोक का नाम उपनाम क्या है, काकवर्ण है, ठीक है। अच्छा, शिशुनाग के बाद उसका पुत्र कालाशोक, जिसे काकवर्ण भी कहता है, राजा बना। कालाशोक के समय में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र बनी, जो आगे चलकर भारत की सबसे प्रसिद्ध राजधानी बनी। ओके, मैंने आपको बौद्ध धर्म पढ़ाते समय ना 4 बुद्धिस्ट काउंसिल पढ़ाई थी, 4 बौद्ध सभाएं पढ़ाई थी। तो दूसरी बौद्ध सभा इस कालाशोक के ही समय हुई है, इस काकवर्ण के समय ही हुई है, ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। देखो, ये द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुई, वैशाली में हुई। अध्यक्षता किसने की, सवाकामी ने की, सवाकामी ने की, ठीक है। चलो, अच्छा, इस बौद्ध सभा में क्या हुआ, इस बौद्ध सभा में बौद्ध जो संघ है वो 2 भागों में बट गया। एक किस में बट गया, एक तो स्थावरवाद में बट गया, और एक किस में बट गया, एक महासांघिक में बट गया। ये मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है डिटेल में, बौद्ध सीरीज, बौद्ध धर्म वाली सीरीज में, बौद्धिज्म वाली सीरीज में, ठीक है। अच्छे से पढ़ोगे, प्लेलिस्ट में जाके पढ़ना। ये बात समझ आई आपको। अब इंपोर्टेंट राजा बता दिया, अब इसका पतन देख लो, इस वंश का पतन कैसे होता है। देखो, कालाशोक के बाद कई सारे पितृ पुत्र हुए, वो नहीं संभाल पाए, सीधी सी बात है। अतः जो महापद्मनंद है, महापद्मनंद ने अंतिम शिशुनाग शासक की हत्या कर दी, और उसके बाद में इसने नंद वंश की स्थापना करी, ठीक है। नंद वंश की स्थापना किसने करी है, महापद्मनंद ने। तो ये बात क्लियर होगी आपको। थोड़ा इसका शिशुनाग वंश का महत्व क्या है, ये ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे मैंने वो बता दिया, इसको स्किप कर सकते, थोड़ा सा बस पढ़ लेना। उसके बाद नंद वंश, अब यहाँ से नंद वंश पढ़ते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कालाशोक के 10 पुत्र हुए, वो ज्यादा संभाल नहीं पाए चीजों को, तो महापद्म ने उनकी मृत्यु करके नंद वंश की स्थापना कर दी। तो नंद वंश का फाउंडर कौन है, महापद्म नंद, ठीक है। आप ये बात आप याद रखेंगे। महापद्म नंद के भैया उपाधि क्या है, उग्रसेन। क्या उपाधि है, उग्रसेन, याद रखोगे इसको, ठीक है। तो इसको क्या, महापद्म नंद को क्या बोला गया है, उग्रसेन बोला गया है, प्लीज याद रखना भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि इसके प्रमुख शासक कौन कौन है, एक तो महापद्म नंद, ये फाउंडर है इनका, ओके। इसको एक और उपाधि दी गई है, जैसे कि उग्रसेन है, ग्रंथों में कहा गया है, उसको एक दूसरी उपाधि भी दी गई है, क्या बोलते हैं, सर्व छत्रांतक, क्या बोलते हैं इसको, सर्व छत्रांतक बोलते हैं, सभी राजाओं का नाश करने वाला। याद रखना भाई इसकी उपाधि को, सर्व छत्रांतक। और उग्रसेन किसको बोला गया है, महापद्म नंद को, नंद वंश का ये शासक है। उसके बाद और फाउंडर भी है। उसके बाद आता है धनानंद, ये कौन होता है, नंद वंश का अंतिम शासक होता है। ये अत्यधिक धनवान था, लेकिन अत्याचारी और अलोकप्रिय था, अय्याशी करता था, दारू पीता था। इसी के शासनकाल में चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य का उदय हुआ। चाणक्य को हम 2 नामों से और जानते हैं, एक तो विष्णुगुप्त से जानते हैं और एक कौटिल्य के नाम से जानते हैं, है ना। ये चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य क्या करेंगे, इस धनानंद को हत्या कर देते हैं, और फिर उसके बाद में मौर्य वंश की स्थापना करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इस नंद वंश का शासन व्यवस्था कैसी थी, केंद्रीकृत थी, कर बहुत कठोर था, राज्य की आय का मुख्य कृषि और व्यापार था। इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है आपको, बस देख लेना कि शासन व्यवस्था कैसी थी। उसके बाद इसकी सेना और शक्ति, इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इस पर क्यों बात करते हैं कि भाई इसकी इतनी विशाल सेना थी कि 2 लाख पैदल सैनिक थे, 20,000 घुड़सवार थे, 2,000 युद्ध रथी थे, और 3,000 हाथी थे। तो इतनी विशाल सेना देखते ना। सिकंदर, जो अलेक्जेंडर था ग्रेट बोलते हैं, अलेक्जेंडर सिकंदर का ही नाम है भैया, इसने मना कर दिया था आक्रमण, इसने आक्रमण नहीं किया, कि पता है सामने वाला हमसे भी हाथी है, ओके। इसलिए इस पे नंद वंश पे इसने आक्रमण नहीं किया था, इतना इतना शक्तिशाली राजा था ये। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं इसकी आर्थिक स्थिति, नंद वंश की इकोनॉमी कैसी थी। तो अत्यधिक धनवान थे, राजा के पास अपार स्वर्ण भंडार था, धन, ठीक है। धार्मिक स्थिति कैसी थी, इन्होंने ब्राह्मणों को कम महत्व दिया। जैन और बौद्ध ग्रंथों में नंदों का उल्लेख मिलता है, तो ज्यादा कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं है आपको। उसके बाद इनका पतन कैसे होता है, जैसे मैंने आपको बताया, चंद्रगुप्त और इसने विष्णुगुप्त ने इसको मरवा दिया। ऐतिहासिक महत्व भी ज्यादा काम का नहीं है कोई। उसके बाद पढ़ते हैं मौर्य वंश, मौर्य वंश पढ़ते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया, धनानंद को खत्म कर दिया था चंद्रगुप्त मौर्य और इन्होंने, विष्णुगुप्त ने। उसके बाद मौर्य वंश की स्थापना कौन करता है, चंद्रगुप्त मौर्य करता है। यहाँ से देखो, उनके गुरु और क्या नाम था, कौटिल्य, विष्णुगुप्त था। चंद्रगुप्त ने धनानंद को पराजित कर नंद वंश की स्थापना की। राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र थी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसके प्रमुख शासक, तो जैसे फाउंडर कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य है, और यही है। यूनानी शासक सेल्यूकेटर निकेटर को इन्होंने पराजित किया। चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध किसके साथ हुआ, 305 ईसा पूर्व में। ये डेट आपको याद रखनी है भाई, ये वाली डेट आपको याद रखनी है।
और क्या याद रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य का सेल्यूकस यूनान का था, सेल्यूकस निकेटर, सिंध और अफगानिस्तान के आसपास में वहीं रहता था, सिंध के पास में। तो उन्होंने खूब बड़ा युद्ध हुआ और हरा दिया। उसके बाद भाई संधि हुई, संधि के अंतर्गत क्या मिला इनको, क्या मिला, अफगानिस्तान और बलूचिस्तान, बलूचिस्तान वाला एरिया किसको मिल गया, चंद्रगुप्त मौर्य को मिल गया। उसके बाद क्या हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कोर्ट में यूनानी राजदूत आया, उसका नाम क्या था, मैगनेस्थनीस था, ठीक है, मैगस्थनीस था, ठीक है, ये याद रखना है भाई। यूनानी राजदूत किसके दरबार में आया, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। जैसे आगे हम हर्ष को पढ़ेंगे, राजा हर्षवर्धन को, उसके काल में कौन आया था, हुइनसांग आया था। ऐसे ही चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कौन आया है, मैगस्थनीज आया है। तो पूछते हैं, क्रम से पूछ लेते हैं एग्जामिनर के, भाई हर्ष के दरबार में कौन आया, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया, ठीक है, इसलिए इंपोर्टेंट है, याद रखना आपको। उसके बाद क्या है, शासन के अंतिम समय में जैन धर्म अपनाया और श्रवण बेलगोला गए। इसका मतलब क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य ने भाई क्या अपनाया था, जैन धर्म अपनाया था। तो मगध साम्राज्य का जो एकमात्र शासक है, कौन, चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश का शासक मगध साम्राज्य में, उसने क्या अपनाया था, जैन धर्म अपनाया था। और जैनिज्म में मैं पढ़ा रहा था, तो श्रवण बेलगोला कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। वहां पे ही श्वेतांबर और दिगंबर दो दो धर्म, हाँ, दो पंथों में इस धर्म बट गया, भद्रबाहु और स्थिलबाहु के अध्यक्षता में। ऐसा ही तो हुआ था ना, वो जैनिज्म वाली वीडियो में आप कंप्लीट देखना। उसके बाद बिंदुसार आता है चंद्रगुप्त मौर्य के बाद, ये चंद्रगुप्त का पुत्र है। इसे यूनानी लेखक क्या कहते हैं, अमित्रघात कहते हैं। बिंदुसार की भाई उपाधि याद रखना, अमित्रघात है। यूनानी लेखकों ने इसको क्या बोला है, अमित्रघात कहा है। कालासु को क्या बोला है, काकवर्ण कहा है। सर्व छत्रांतक किसको बोला है, महापद्मनंद को बोला है, ठीक है। उसके बाद में उसके दरबार में कौन आया, बिंदुसार के दरबार में कौन आया, डिमस्कस आया। कौन आया, डिमस्कस आया। बिंदुसार का पुत्र कौन था, अशोक है, अशोक महान। कलिंग का युद्ध कब हुआ, 261 ईसा पूर्व में। कलिंग कहाँ है, उड़ीसा में। राजा कौन था, खारवेल था, उड़ीसा में। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, उड़ीसा। राजा कौन था, राजा खारवेल थे, ओके, राजा खारवेल थे। कब हुआ, 261 ईसा पूर्व याद रखना है इसको। जब ये युद्ध पूरा हुआ, अत्याचार मतलब बहुत सारा इन्होंने भीषण खून खराबा देखा, तो अशोक ने क्या बोला, मैं नहीं करूंगा यार ये सब काम, तो मैं क्या करता हूँ, बुद्ध धर्म अपना लेता हूँ। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बुद्ध धर्म अपना लिया। अशोक को अभिलेखों में क्या बोला गया, देवानाम प्रियदर्शी। क्या बोला गया, देवानाम प्रियदर्शी बोला गया है, ठीक है भाई। ये उप टाइटल भी आपको याद रखने हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कलिंग के युद्ध का महत्व, तो जैसे मैंने आपको वही बताया कि यार बहुत भीषण युद्ध देखा इन्होंने, और क्या किया फिर, बौद्ध धर्म अपना लिया। तो जब बौद्ध धर्म अपनाया ना, तो अशोक ने क्या कहा कि भैया, अशोक ने एक संहिता बनाई अच्छी अच्छी बातों की। जैसे संहिता क्या है, अहिंसा नहीं करनी, अहिंसा से रहना है, माता पिता का सम्मान करना है, सभी धर्मों का आदर करना है, करुणा नैतिकता का आचरण। इन्होंने संहिता बनाई और वो पत्थरों पे लिखवाना शुरू कर दिया। उसी को क्या बोलते हैं, अशोक का धम्म बोलते हैं। और उसके प्रचार के लिए इन्होंने विदेश, दूर दराज के देशों विदेशों में अपने बच्चों को भी भेजा, जैसे महेंद्रा संघमित्रा को भी भेजा, और बाकी और ऑफिसर्स को भी भेजा बुद्ध धर्म को फैलाने के लिए। बात समझ आई आपको। अशोक के अभिलेख कौन सी भाषा में लिखे जाते हैं, भैया 4 भाषाओं में लिखे जाते हैं। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, आंख मीच के ये पढ़ लो, लगा देना। ब्राह्मी में लिखा जाता है, खरोष्टी में लिखा जाता है, यूनानी में लिखा जाता है, और अरामकाई में लिखा जाता है। बात क्लियर है, ओके। उसके बाद इसके प्रमुख स्तंभ कौन कौन से हैं, लौरिया नंदनगढ़ में है, प्रयाग में है, प्रयागराज में है, और सारनाथ में है। और सारनाथ से यूपी में है सारनाथ। कहाँ से लिया, सिंह स्तंभ जो है, भारत का जो नेशनल एम्बलम है, वो यहीं से लिया गया है, सारनाथ से, ठीक है। प्रशासन व्यवस्था अत्यधिक केंद्रीय थी, ये थोड़ा सा याद रखना। केंद्र में राजा था और मंत्रिपरिषद थी। साम्राज्य को प्रांतों में बांट दिया गया था। 3 अधिकारियों के नाम याद रखने भाई, पूछा जाता है। समाहर्ता को क्या बोलते हैं, राजस्व अधिकारी, रेवेन्यू ऑफिसर। सन्निधाता कौन था, कोषाध्यक्ष मतलब ट्रेजरी ऑफिसर। कौन था, ट्रेजरी ऑफिसर था। और दंडपाल कौन है, न्याय अधिकारी है। बात समझ आ रही है आपको, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। समाहर्ता, देखो देख लो, हर्ता मतलब राजस्व अधिकारी, रेवेन्यू ऑफिसर है। और सन्निधाता कौन है, कोषाध्यक्ष है। भाई तीनों के बारे में आप याद रखना है, तीनों, ठीक है। उसके बाद अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी, बस इतना ही याद रखना। सिक्कों का प्रचलन था, हाँ पूछे, सिक्कों का प्रचलन था, हाँ भाई सिक्कों का प्रचलन था। कला इनकी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर कैसी थी भाई, स्तूप बनाए जाते थे। अशोक ने स्तूप बनवाए थे, सांची का स्तूप बनवाया, सारनाथ में बनवाया,
है ना। अशोक ने क्या बनवाई, बराबर की गुफाएं बनवाई। भाई ये याद रखना, बराबर की गुफाएं अशोक ने बनवाई, है ना। सांची और सारनाथ में स्तूप, इसको स्तूप इसकी विशेषता थी मौर्य काल की। मौर्य वंश का पतन अशोक के बाद भाई अशोक के बाद में कमजोर राजा है। अंतिम शासक कौन है, मौर्य वंश का बृहद्रथ है, याद रखना भाई। ठीक है। और पुष्यमित्र संघ ने इसकी हत्या कर दी और शुंग वंश की स्थापना करता है। ठीक है, ये क्लियर है। ऐतिहासिक महत्व क्या है इसका, ये क्वेश्चन यहाँ से, एक क्वेश्चन यहाँ से निकलता है कि भाई भारत का पहला अखिल भारतीय साम्राज्य है, मतलब मगध, देखो ये छोटा सा एरिया है मगध, मान लो ये वाला एरिया है, ये मगध है, और यहाँ से निकल के ना पूरे भारत पे, भारत कितना बड़ा है भाई, पूरे भारत पे अफगानिस्तान से लेके नीचे श्रीलंका तक, श्रीलंका से लेके म्यांमार तक, है ना, और मगध से, और ऊपर से लेके जम्मू कश्मीर तक, जम्मू कश्मीर की भी स्थापना अशोक ने की है। पूरा का पूरा भारतीय उपमहाद्वीप पर एक छत्र राज साम्राज्य था, तो पहला अखिल भारतीय साम्राज्य अशोक के काल में आया। ठीक है, चलो। उसके बाद शुंग वंश की स्थापना, बृहद्रथ की हत्या करने के बाद पुष्यमित्र शुंग आता है। ठीक है, तो वही लिखा है यहाँ पे, स्थापना है, मैंने आपको बताया पुष्यमित्र शुंग करता है, बृहद्रथ मौर्य का सेनापति था, वो पिछली राजधानी पाटलिपुत्र, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रमुख शासन पुष्यमित्र शुंग ही है, ये शक्तिशाली शासक था। और इसने क्या करा, इसी के काल में यूनानी आक्रमण हुए, मतलब यमनों के, इसने भारत से बाहर खदेड़ दिया भाई उनको। और ये इंपॉर्टेंट याद रखना है, शुंग वंश ने कौन से धर्म को संरक्षण दिया, ब्राह्मण धर्म को संरक्षण दिया, भाई ये याद रखना प्लीज, ये पूछा जाता है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट क्या है, इसके काल में ना शुंग वंश में ही कौन कौन हुए, एक तो कालिदास हुआ, ये रहे कालिदास, एक हुए पतंजलि, कालिदास अभी नीचे लिखा है पतंजलि के बारे में, पर मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख देता हूँ पतंजलि। तो ये क्वेश्चन आपको सीधा यहाँ से पूछा है, पतंजलि ने क्या लिखा, महाभाष्य लिखा। तो पतंजलि और कालिदास, अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि कालिदास और पतंजलि किसके दरबारी कवि थे, किसके दरबारी विद्वान थे, तो पुष्यमित्र शुंग के दरबारी विद्वान थे, ना कि अशोक वशोक के टाइम के, मत लगा देना। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बारी पूछा जाता है और पूछा जाएगा, बस आप इतना ही इसके बारे में आप याद रखेंगे। ओके, उसके बाद में अंतिम शासक शुंग वंश का कौन है, देवभूति है, बस इतना ही याद रखो, देवभूति। उसके बाद क्या होता है कि भाई अंतिम, हाँ, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन है, देवभूति है, और कण्व ने इसको मारकर इसने सत्ता छीन ली, वासुदेव कण्व ने। ठीक है, और उसके बाद में कण्व वंश की स्थापना हुई है। तो अब थोड़ा सा कण्व वंश को देख लेते हैं। शासन व्यवस्था नहीं पढ़नी है इसकी, शुंग वंश की शासन व्यवस्था है। धार्मिक स्थिति नहीं पढ़नी, मैंने आपको बता दिया, ब्राह्मण धर्म को संरक्षण दिया था। विदेशी आक्रमण मैंने आपको बता दिया, यूनानी इंडिया ग्रुप ने आक्रमण किया था। यमन शासक कौन, हाँ आक्रमण ये देख लेना कौन थे, डेमेट्रियस था और मेनेंडर था। ओके, कौन था, डेमेट्रियस था और मेनेंडर था। उसके बाद में इनकी कला और संस्कृति भी ज्यादा कुछ देखती नहीं है शुंग वंश की। प्रमुख केंद्र भरोत स्तूप, सांची के स्तूप, ये भी नहीं देखना, देखो पतंजलि वाला आ गया, कालिदास वाला आ गया। शुंग वंश में कौन कौन रहे, पतंजलि और कालिदास रहे। ठीक है, अर्थव्यवस्था भी ज्यादा कुछ इनकी देखनी नहीं है, बस काम की चीज, पतन का भी नहीं देखना है आपको। उसके बाद में यही, उसके बाद क्या है, कण्व वंश देख लो आप, यहाँ पे कण्व वंश ये वाला। तो कण्व वंश की स्थापना किसने की, वासुदेव कण्व ने की, ज्यादा कुछ पढ़ना भी नहीं है, कण्व ने की। बाकी तो कण्व का कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, देखो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट है मैं बता देता आपको। उसके बाद इसका अंतिम शासक कौन है, सुशर्मन है, किसका, कण्व वंश का अंतिम शासक कौन है, सुशर्मन है, बस इसको आप याद रख लेना। ठीक है, शासन व्यवस्था भी नहीं पढ़नी है इनकी कण्व वंश वालों की, राजनीतिक स्थिति भी नहीं पढ़नी है कण्व वंश वालों की, ना धार्मिक स्थिति पढ़नी है, ना कला संस्कृति पढ़नी है, ना ही अर्थव्यवस्था पढ़नी है, ना ही इनका पतन का कारण भी पढ़ना है। बस ये देख लेना कि सातवाहन आंध्र वंश द्वारा इसकी समाप्ति कर दी गई थी। सातवाहन आ गए अब, कौन, इनको आंध्रा भी बोला जाता है, सातवाहनों को। ठीक है, उसके बाद ये संक्षेप में है, मैंने डीपली पढ़ाया है। अब 15 क्वेश्चन है, ये देखते जाओ आप 15 क्वेश्चंस को थोड़ा सा जल्दी, आपको आइडिया हो जाएगा क्या है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने करी है, बिंदुसार ने करी है, अशोक ने करी, चंद्रगुप्त मौर्य ने करी है, दशरथ, या दशरथ मौर्य ने करी, किसने करी है बताओ, चंद्रगुप्त मौर्य ने करी है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है, सेल्यूकस है, चाणक्य है, मेगास्थनीज है, भद्रबाहु है, तो किसने लिखी है, चाणक्य ने लिखी है। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में आया, तो अभी बताया चंद्रगुप्त के मौर्य के दरबार में आया। वह कौन सा मौर्य शासक था जिसने अमित्रघात
शत्रुओं का नाश करने वाली की उपाधि धारण की, बताओ कौन है, कौन है? तो आंसर क्या होगा इसका? बिंदुसार होगा। ऊपर मैंने बताया आपको कलिंग का युद्ध की डेट अभी आपको बताई थी कि भाई ये डेट याद रखना। कौन सी डेट है? 261 ईसा पूर्व डेट है। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा है? अलेक्जेंडर कनिंघम ने, जेम्स प्रिंसेप ने, विलियम जोन्स ने या मैक्स मूलर ने? किसने पढ़ा है? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा है। सांची का स्तूप किस मौर्य शासक ने बनवाया? बिंदुसार ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने या दशरथ ने? किसने बनवाया भाई? अशोक ने बनवाया। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन कहाँ बिताए? पाटलिपुत्र, काशी, उज्जैन या श्रवणबेलगोला? कहाँ बिताए? भद्रभाऊ के साथ चला गया था श्रवणबेलगोला में, वहीं मर गया था ये। स्टारवेशन कर लिया था इसने, भुखमरी के द्वारा शरीर का त्याग कर लिया था, है ना। इसको सलंखना बोलते हैं, इसको जैन धर्म में, इस परंपरा को। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन है? कुणाल है, संप्रति है, बृहद्रथ है या शालशुक है? कौन है? बृहद्रथ है। ठीक है। किस मौर्य शासक को अशोकवर्धन के नाम से भी जाना जाता है? अशोक को। इंडिका किसने लिखी है? फाहियान, ह्यूनसांग, मेगास्थनीज या इतिसिंह? किसने लिखी है? मेगास्थनीज ने लिखी है। अशोक ने किस बुद्ध भिक्षु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? विष्णुगुप्त, उपगुप्त, ब्रह्मगुप्त या बृहद्रथ? किसने, कौन सा शासक था कि उपगुप्त था? ओके, कौन है? उपगुप्त है। मौर्य प्रशासन में रज्जुक कौन थे? सैन्य अधिकारी, न्याय, राजस्व अधिकारी, धार्मिक नेता या व्यापारी? कौन है ये? न्याय और राजस्व अधिकारी हैं। क्या बोलते थे इनको? रज्जुक बोलते हैं। श्रीनगर की स्थापना किसने की? अभी बताया था, अशोक ने की है। मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तक्षशिला है। ठीक है, याद रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म, देखो नोट में मैंने लिखा है कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य एकमात्र था जिसने जैन धर्म अपनाया, जबकि उनके पोते सम्राट अशोक ने क्या बनाया? बौद्ध धर्म अपनाया था। ओके, तो 20 मिनट की वीडियो थी, बहुत अच्छी है। तीसरा पार्ट इसमें केवल क्वेश्चन कराऊंगा, 20 से 25 क्वेश्चन है, पूरा का पूरा महाजनपद खत्म हो जाएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए। हैव अ गुड डे, जय हिंद।